अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डॉट नॉलेज एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक और लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी पॉलिटी की, और आज हमारा दूसरा वीडियो है पॉलिटी का। और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो एक अहम और एसेंशियल टॉपिक है पॉलिटी का, इसको मैं अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कम से कम 2 या 3 वीडियोज में इसको मुकम्मल करूंगा। और आज के वीडियो में क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले समझेंगे राइट्स किनको कहते हैं, और उसके बाद देखेंगे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल में पार्ट में आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से हिस्से में आते हैं, कौन कौन से आर्टिकल में आते हैं। उसके बाद देखेंगे आर्टिकल जो 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स है, उनको एक एक करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं, हम आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वही बात जो मैं रोज़ कहता हूँ, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें, और हमारे वीडियोस को भी शेयर करें, लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। तो फंडामेंटल राइट्स समझने से पहले हमें समझना चाहिए, हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए कि राइट्स हम किनको कहते हैं। राइट्स हम अपनी जो मुतालबात होते हैं, अपने जो हक्स होते हैं किसी चीज़ पे क्लेम करते हैं, उनको हम राइट्स कहते हैं। मगर वो क्लेम्स क्या होने चाहिए? वो जस्टिफाइड होनी चाहिए, वो काबिल जवाज होनी चाहिए, यानी कि जायज़ मुतालबात होनी चाहिए। तभी हम उस क्लेम को एक राइट की शक्ल दे सकते हैं, तभी हम उस क्लेम को राइट कह सकते हैं। राइट्स वो क्लेम्स होते हैं, यानी कि वो मुतालबात होते हैं जो मैं और मेरे साथ जो माशरे में लोग रहते हैं, वो भी ज़रूरी उसको समझे एक बावकार और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए। यानी कि वो क्लेम्स जो जायज़ हो, जो मेरे लिए भी जायज़ हो, जो मेरे साथ माशरे में लोग रहते हैं उनके लिए भी जायज़ हो। क्यों जायज़ हो? ताकि जो मैं और मेरे साथ जो लोग रह रहे हैं सोसाइटी में, जो मेरे साथ मेरे स्टेट में लोग रहते हैं, वो एक बावकार और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सके, रेस्पेक्टफुल लाइफ गुजार सके, डिग्निटीफुल लाइफ गुजार सके। और दूसरी वजह जिसकी बुनियाद पे हम अपने लिए राइट्स क्लेम कर सकते हैं, वो ये है कि ये ज़रूरी है हमारी कामयाबी के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारी वेलबींग के लिए। इंडिविजुअल की जो लाइफ है, इंडिविजुअल की जो सिकल्स होते हैं, उनकी वेलबींग के लिए ये ज़रूरी होते हैं कौन? राइट्स। और राइट्स की वजह से क्या होते हैं? राइट्स की वजह से जो इंडिविजुअल में सिकल्स होते हैं, टैलेंट्स होते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं, वो एनहेंस हो जाते हैं। मतलब अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल राइट टू एजुकेशन, कोई अपने लिए एजुकेशन मांगता है, उस एजुकेशन की वजह से उसके अंदर जो टैलेंट्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, उसके अंदर जो स्किल्स होते हैं वो एनहेंस हो जाते हैं, वो भी डेवलप हो जाते हैं। तो इसीलिए हम क्लेम कर सकते हैं किसी चीज़ को, लेकिन वो क्लेम जस्टिफाइड होनी चाहिए, तभी हम उन जस्टिफाइड क्लेम, उन काबिल जवाज मुतालबात को राइट्स कह सकते हैं। और राइट्स के बहुत सारे किस्म होते हैं, मतलब नेचुरल राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, सिविल राइट्स होते हैं, पॉलिटिकल राइट्स, मॉरल राइट्स, बहुत सारे राइट्स होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आया है कि राइट्स हम किन चीज़ों को कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, फंडामेंटल राइट्स की तरफ। तो फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में, कौन से पार्ट है संविधान, जो भारत का संविधान उसकी कौन से पार्ट में है? तो भारत का जो संविधान, उसके पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स, जो भी राइट्स दिए गए हैं, जो भी आर्टिकल्स है, वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं। पार्ट थर्ड को हम कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा को समझने के लिए, अगर हमें मैग्ना कार्टा समझना है, तो हमें मैग्ना कार्टा समझने के लिए 13वीं शताब्दी जो यूरोप है, यानी कि 13th सेंचुरी यूरोप में जाना पड़ेगा। तो 1215 के आसपास वहां पे एक किंग हुआ करता था, उस किंग का नाम था किंग जॉन। और उस किंग जॉन के खिलाफ कुछ बैरन्स ने, BARONS, बैरन समझते हो ना? बैरन्स किनको कहते हैं? बैरन्स कहते हैं रिच लैंड ओनर्स। और उन रिच लैंड ओनर्स, उन बैरन्स ने किंग जॉन के खिलाफ कुछ जंग से छेड़ रखी है, क्योंकि किंग जॉन से वो खुश नहीं थे। उन्होंने उनके खिलाफ उन बैरन्स पे कुछ टैक्स लगाए थे, और वो बैरन्स अब कुछ प्रिविलेज मांगते, वो कुछ राइट्स मांगते थे, इसलिए उन्होंने कुछ जंग से छेड़ के रखी है। तो किंग जॉन ने मैग्ना कार्टा लाया, मैग्ना कार्टा में कुछ राइट्स थे, और उसने इन बैरन्स को कुछ प्रिविलेजेस दिए, कुछ राइट्स दिए इन बैरन्स को खुश करने के लिए। तो ये बैरन्स उस टाइम खुश नहीं हुए, तो उसकी वजह से जो फर्स्ट बैरन वार हुआ था, फर्स्ट बैरन वार स्टार्ट हुआ था। तो इसलिए इनको मैग्ना कार्टा कहता था, क्योंकि मैग्ना कार्टा की वजह से दुनिया में पहली बार किसी इलाके में राइट्स दिए गए थे। इसीलिए जब इंडिया में पार्ट थर्ड की वजह से इंडिया के लोगों को राइट्स दिए गए, तो इसको भी मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा गया। तो मैं जो ये पार्ट थर्ड है, जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में फंडामेंटल राइट्स है, ये हमने कहाँ से बारो किया?
तो ये हमने बारो किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, जो अमेरिका का संविधान है, जो कि अमेरिका का संविधान है, उसमें जो बिल ऑफ राइट्स है कुछ कुछ उन बिल ऑफ राइट्स की तरह फंडामेंटल राइट्स है जो भारत के संविधान में है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो हमने इसको क्यों बारो किया, क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन पे क्रिटिसाइज किया गया था वो ये किया गया था ये बारोड कॉन्स्टिट्यूशन है, ये दुनिया के जो बहुत से मुल्कों के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे बारो किया गया था, इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको बैग ऑफ बारोइंग पे कहते हैं। और बहुत सारे प्रोविजन बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लाए हैं, और सबसे ज़्यादा प्रोविजन हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो प्रोविजन है उन वहां से लाए थे। और फंडामेंटल राइट्स को गारंटेड करता है कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है ये फंडामेंटल राइट्स हर एक पर्सन को मिलने चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल लॉ है यूनियन ऑफ इंडिया का, भारत के जो लैंड है उसका फंडामेंटल लॉ है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन। और फंडामेंटल राइट्स क्यों जरूरी है, फंडामेंटल राइट्स इसलिए जरूरी है कि ये एसेंशियल है, ये मोस्ट एसेंशियल है एक बंदे की ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, एक इंडिविजुअल की ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स जरूरी है। एक इंडिविजुअल को फंडामेंटल राइट्स जरूरी देने हैं क्योंकि उसकी वजह से उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो जाती है, मॉरल डेवलपमेंट हो जाती है, उसकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो जाती है। तो अब हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स कितने हैं और कौन कौन से हैं। हमारे संविधान, जो भारत का संविधान है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कितने फंडामेंटल, ओरिजिनली जो से पहले कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे, उन 7 में से एक को रिपील किया गया किसके द्वारा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो पहला जो फंडामेंटल राइट्स है वो है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक। उसके बाद राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 तक। उसके बाद कल्चरल एजुकेशनल राइट्स 29 से 30 तक। और उसके बाद आता था राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 में था वो रिपील हुआ है 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। अब ये राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ पे है, आर्टिकल 300 में। वहां पे एक फंडामेंटल राइट नहीं है, वहां पे एक लीगल राइट है, लीगल राइट। और उसके बाद आता है आर्टिकल 32 यानी कि जो रिट ज्यूरिडिक्शन है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 के अंडर रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो अगर हम फीचर्स की बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो फीचर्स है जो फंडामेंटल राइट्स है वो सिटीजन्स, कुछ सिटीजन्स को मिलते हैं, कुछ दोनों को मिलते हैं, यानी सिटीजन्स को भी और फॉरेनर्स को भी। कुछ मतलब सिटीजन्स को मिलते हैं, कुछ फॉरेनर्स को भी मिलते हैं, और सिटीजन्स दोनों को मिलते हैं। और यानी कि कुछ जो फंडामेंटल्स है वो फॉरेनर्स को नहीं दिए जाते हैं। और दूसरी जो फीचर है फंडामेंटल राइट्स का वो दे आर जस्टिसेबल इन नेचर, मतलब अगर किसी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं या उसके जो हुकूक है वो छीने गए हैं, फंडामेंटल राइट्स छीने गए, वो इनको रेस्टोर करने के लिए, अपना इंसाफ मांगने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, सीधे हाई कोर्ट के पास जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 उसके फंडामेंटल राइट्स को रेस्टोर करा सकता है और अपने लिए वो इंसाफ मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से। उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स है इनको डिफेंड किया है और उनको गारंटेड किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। मतलब कि अगर कोई भी लेजिस्लेचर स्टेट का या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कोई भी कानून बना सकता है जो कंट्राडिक्ट है या इनकंसिस्टेंट है किन के साथ, फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो इस लॉ को सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड करार दे सकता है क्योंकि उसकी वजह से किसी एक इंडिविजुअल के या फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। और उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स है वो दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट, वो परमानेंट भी नहीं है, उनको अमेंड किया जा सकता है किसके जरिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। मगर ख्याल रहे कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंड न हो पाए। उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स है उनको सस्पेंड किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी में, सिवाय 2 आर्टिकल्स के। जो 2 फंडामेंटल राइट है, जो राइट टू लाइफ है आर्टिकल 20 के अंडर, और अरेस्ट के कुछ प्रिविलेजेस, अरेस्ट होने के लिए जो फंडामेंटल राइट्स कुछ दिए हैं उस जो आर्टिकल 21 के अंडर वो सस्पेंड नहीं हो सकते हैं किसमें, नेशनल इमरजेंसी में। उसके बाद जो आर्टिकल 33 है उसके अंडर जो मिलिट्री पर्सन कुछ है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के कुछ पर्सन या पुलिस फोर्सेस के कुछ हैं, उनमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए, कुछ फंडामेंटल राइट्स
उनको रेस्ट्रिक्ट है, उन लोगों के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स एब्रोगेट किए गए, उनको कुछ फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल सकते है। मसलन कि राइट टू स्पीच, अगर हर एक को राइट टू स्पीच है, वो किसी भी चीज़ पे बोल सकता है, चाहे वो जबान से बोल सकता है, चाहे राइटिंग में लिख सकता है, चाहे किसी सोशल मीडिया पे कुछ बोल सकता है। तो ये उसका फंडामेंटल राइट्स है। अगर मिलिट्री पर्सन भी बोले कि मुझे राइट टू स्पीच दिया जाए, तो उसकी वजह से जो कंट्री की जो सिक्योरिटी है वो खतरे में पड़ जाए, क्योंकि उस इंटेलिजेंस एजेंसी या मिलिट्री पर्सन के पास कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो इस सीक्रेट इंफॉर्मेशन को लीक कर सकता है। तो उसकी वजह से आर्टिकल 33 के अंडर उन लोगों को ये राइट कुछ आर्टिकल्स यानी कि कुछ फंडामेंटल राइट्स एब्रोगेट किए गए, कुछ रेस्ट्रिक्टेड किए गए कुछ फंडामेंटल राइट्स। और जो फंडामेंटल राइट्स है उनको पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट किया जाता है जब कंट्री में मार्शल लॉ लगाया जाता है। मार्शल लॉ मतलब जब पूरी तरह से जो आर्मी होती है, आर्मी के अंडर पूरा लॉ एंड ऑर्डर होता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आर्मी के पास पूरी ताकत होती है। उस टाइम जो फंडामेंटल राइट्स है वो पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड किए जाते हैं, किसी को कोई फंडामेंटल राइट नहीं दिया जा सकता है। आई होप कि आपको अभी तक समझ आया कि फंडामेंटल राइट्स किनको कहते हैं और फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या है, और कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है भारत के संविधान में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, और पार्ट 3 में कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स आते हैं। तो अब हम समझेंगे जो पहला फंडामेंटल राइट है, जो पहले फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वलिटी, जो 14 से 18 यानी 19 तक। उससे पहले 2 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 में क्या बताया गया, आर्टिकल 12 क्या बताता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। जो फंडामेंटल राइट्स में स्टेट आगे 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 जो डेफिनेशंस आती है उनमें स्टेट का जो वर्ड आता है उसको पहले आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया। आर्टिकल 12 में बता दिया कि स्टेट हम किस चीज़ को कहते हैं। स्टेट हम कहते हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। इसमें 2 ही ऑर्गन्स आते हैं, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन और लेजिस्लेटिव ऑर्गन। और जो जुडिशरी है वो जुडिशरी स्टेट के अंडर, स्टेट के डेफिनेशन के अंडर नहीं आती है। या गवर्नमेंट ऑफ एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दोनों स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट दोनों स्टेट के डेफिनेशन में आती है। जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन हो इसका, चाहे लेजिस्लेटिव ऑर्गन हो इसका, मैंने पहले भी बताया दिया, जो जुडिशरी ऑर्गन होता है वो स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आता है। और भी अथॉरिटीज है जो स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं, मतलब म्यूनसिपलिटी स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं, पंचायत स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं। और भी स्टैट्यूटरी और भी कुछ अथॉरिटीज है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज लाइक LIC, ONGC, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आती है। गर्ज के बाद आर्टिकल 12 क्या बताता है हमें, हम स्टेट किसको कह सकते हैं, जो कि आगे आने वाले जो आर्टिकल्स है उनमें जो स्टेट का जो वर्ड है, स्टेट का वर्ड हम पढ़ के क्या समझेंगे कि हम स्टेट किस चीज़ को बोल सकते हैं। हम स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को कह सकते हैं, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स को कह सकते हैं, लोकल अथॉरिटीज को कह सकते हैं, या कुछ स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी जो अथॉरिटीज है उनको हम कह सकते हैं स्टेट। उसके बाद आता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में क्या है लिखा है, लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। जो भी कोई, अगर कोई पार्लियामेंट या अगर कोई लेजिस्लेचर स्टेट का, किसी भी स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कोई कानून बना सकती है, या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कोई कानून बनाता है, कोई लॉ बनाता है, अगर वो कानून फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है या फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट है, यानी कि उसके साथ कंट्राडिक्ट में है, उसको वायलेट करता है, तो गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो इसको नल एंड वॉइड करार दे सकता है। किस उस लॉ को नल एंड वॉइड करार दे सकता है अंडर आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट भी उसको नल एंड वॉइड करार दे सकता है अंडर आर्टिकल 226। मतलब कि जो आर्टिकल 13 है वो हमें बचाता है आर्बिट्री एक्शन ऑफ द पार्लियामेंट या आर्बिट्री एक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। मतलब जो फंडामेंटल राइट्स उनको गारंटेड करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, किसके थ्रू, आर्टिकल 13 के थ्रू। आर्टिकल 13 से वो किसी भी लॉ को जुडिशियल यानी कि उसको रिव्यू कर सकता है, यानी कि ये आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट को क्या देता है, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। उसको जुडिशियली रिव्यू कर सकता है किसी भी कानून को कि ये फंडामेंटल राइट्स तो नहीं वायलेट करता है। तो आई होप कि आपको आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 अच्छी तरह से समझ आया है। उसके बाद हम देखेंगे सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट दिया गया हमें वो है राइट टू इक्वलिटी, जो 12 से जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है।
आर्टिकल 14 से 18 तक जो पहला आर्टिकल आता है वो है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या लिखा है? आर्टिकल 14 बताता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी कि आर्टिकल 14 बताता है कि स्टेट शैल नॉट डिने to any person equality before law and equal protection of laws within the territory of India. This provision confers right on all persons whether citizens and foreigners। मतलब कि जो आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दोनों को मिलते हैं, सिटीजन को भी मिलता है और फॉरेनर्स को भी मिलता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी आदमी, कोई भी इंडिविजुअल लॉ के अबो नहीं है, लॉ के अबो नहीं है। हर किसी को जो लॉ है उसके अकॉर्डिंगली उसको देखा जाए, इन अकॉर्डेंस विद लॉ उसको उसके साथ सलूक किया जाए। कोई भी किसी के साथ कोई प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। हर एक बंदा चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, चाहे वो जमींदार हो, चाहे कोई IAS अफसर हो, चाहे कोई लैंड लेबर हो, उनके उसको कानून एक ही निगाह से देख सकता है, एक ही लॉ से उसके साथ ट्रीट कर सकता है। उसको हम कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। यानी कि आर्टिकल 13 इक्वलिटी बिफोर लॉ इंश्योर करता है हर एक बंदे के लिए, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो फॉरेनर हो। उसके बाद आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड। यानी कि आर्टिकल 15 हमें बचाता है डिस्क्रिमिनेशन से। क्या बताता है आर्टिकल 15? आर्टिकल 15 बताता है कि आर्टिकल 15 प्रोवाइड्स दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। यानी कि स्टेट, जो हमने आर्टिकल 12 में देखा कि स्टेट हम किस चीज़ को कहते हैं। स्टेट किसी के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं कर सकता, किसी सिटीजन के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। किन बुनियादों पे? ऑनली रिलीजियस के बुनियाद पे, रेस के बुनियाद पे, कास्ट के बुनियाद पे, सेक्स के बुनियाद पे या प्लेस ऑफ बर्थ की बुनियाद पे किसी एक बंदे के साथ, किसी एक इंडिविजुअल के साथ स्टेट उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, उसके खिलाफ भेदभाव नहीं कर सकता है। यानी कि और इसमें एक सब क्लास भी है, सब क्लास 2। उसमें लिखा है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स कहाँ पे? प्राइवेट इंडिविजुअल से भी बचाता है हमें। यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल अगर कोई भी मॉल बनाता है, कोई भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए, कोई भी होटल रेस्टोरेंट बनाता है, वहाँ पे भी आर्टिकल 15 हमें बचाता है डिस्क्रिमिनेशन से, भेदभाव से। हमारे साथ वहाँ पे अगर डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है तो ये हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, तो हम फंडामेंटल राइट को रेस्टोर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। मतलब कि जो आर्टिकल 15 है वो बचाता है हमें डिस्क्रिमिनेशन से। डिस्क्रिमिनेशन किस बुनियाद पे? रिलीजन की बुनियाद पे, रेस की बुनियाद पे, कास्ट की बुनियाद पे, सेक्स की बुनियाद पे या प्लेस ऑफ बर्थ की बुनियाद पे हमें बचाता है आर्टिकल 15, जो हमारा फंडामेंटल राइट है। उसके बाद आता है आर्टिकल 16 राइट इक्वालिटी में। आर्टिकल 16 क्या बताता है? आर्टिकल 16 बताता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी कि हर एक को इक्वली ट्रीट किया जाएगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो भी किसी स्टेट में या यूनियन, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में किसी भी यूनियन मिनिस्ट्री या किसी भी यूनियन डिपार्टमेंट में कोई भी एम्प्लॉयमेंट निकली है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट निकली है, वहाँ पे हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। किसकी बुनियाद पे? वहाँ पे किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती, ओनली ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस। उनकी उन बुनियादों पे किसी भी पर्सन, किसी भी सिटीजन के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। ये कौन बताता है? आर्टिकल 16। यानी कि हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। और इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शन मतलब क्या है? आर्टिकल 14 में एक एक्सेप्शन है, अगर कोई भी स्टेट एक एडवर्टाइजमेंट निकालती है कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, एक एडवर्टाइजमेंट, उसमें एक रेजिडेंस वो एक मतलब प्रे रिक्वेस्ट के तौर पर रख सकती है कि वो यहाँ का रेजिडेंट होना ज़रूरी, वो यहाँ का रेजिडेंट होना चाहे, वो इस स्टेट का पर्टिकुलर रेजिडेंट होना चाहिए, वो यहाँ का डोमिसाइल ज़रूरी होना चाहे। तो इस बुनियाद पे हमारे ये एक एक्सेप्शन है इस आर्टिकल 16 में, जो आर्टिकल 16 बताता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। या उसमें बताता है कि हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हम किसी बंदे को, अगर हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एक पोस्ट निकला है, उस पोस्ट में वो प्रोफेसर का पोस्ट है और उसमें लिखा है कुछ क्वालिफिकेशन, तो उस क्वालिफिकेशन
के लिए कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है, या इनके हम क्वालिफिकेशन रख सकते हैं कि वो ज़रूरी नेट क्वालिफाई होना चाहिए या जीआरएफ होना ज़रूरी है उसके लिए। तो उस बुनियाद पे कोई बंदा ये नहीं कह सकता है कि मेरा आर्टिकल 16 वायलेट हो रहा है, मेरे जो राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल 16 के अंडर, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, वो वायलेट हो रहा है। नहीं, वो इस बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकता है कि मेरा जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो सकता है। नहीं, सिर्फ बचाता है आर्टिकल 16 किसकी किन बेस की बुनियाद पे, किस बेस की बुनियाद पे, किस 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 चीज़ की बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेशन से बचाता है, वो रिलीजियस की बुनियाद पे, रेस की बुनियाद पे, कास्ट, सेक्स, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस की बुनियाद पे। हाँ, अगर ये हो सकता है कि कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट निकालती है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट निकालती है, वहाँ पे ये लिखा है कि ओनली हिंदूज कैन अप्लाई, और ओनली सिख्स कैन अप्लाई, और ओनली मुस्लिम्स कैन अप्लाई, तब कोई पर्सन, अगर वहाँ पे लिखा है कि मुस्लिम ओनली मुस्लिम्स कैन अप्लाई, तब वहाँ पे क्या कर सकता है, जो नॉन मुस्लिम है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और उसको बता सकते हैं जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है वो हमारे, वो फंडामेंटल राइट्स हमारे साथ वायलेट हो रहा है। आई होप कि आपको समझ आया है कि आर्टिकल 16 में जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या बताती है। उसके बाद आता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या बताते हैं, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। वो एबॉलिश करता है, यानी कि रिपील करता है, पूरी तरह से खत्म करता है अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 क्या बताता है, आर्टिकल 17 की डेफिनेशन बताती है, आर्टिकल 17 abolishes untouchability and forbids its practice in any form. The enforcement of any disability arising out of the untouchability shall be an offence punishable in accordance with the law. आर्टिकल 17 बताता है कि अनटचेबिलिटी अगर भी किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी शक्ल में हो, अगर किसी ने अनटचेबिलिटी की कोई भी शक्ल इख्तियार की जिसकी वजह से सोसाइटी में एक डिसेबिलिटी अराइज हुई है, तो ये अनटचेबिलिटी क्या बन जाता है, ये एक ऑफेंस बन जाता है, एक जुर्म बन जाता है जिसको सजा दिया जा सकता है इन अकॉर्डिंग विद लॉ। अनटचेबिलिटी मतलब क्या होता है, जो भी पुरानी सोसाइटीज में, जो भी एंशिएंट सोसाइटीज में वहाँ पे जो कुछ वहाँ पे जो कुछ सोसाइटीज थी, उनमें अगर हम वेदास की बात करें, वहाँ कुछ लोग थे, वहाँ पे ब्राह्मण्स थे, शूद्रस थे, क्षत्रियास थे, वेशास थे, और वो उन वेशास और शूद्रस को बोलते थे ये अनटचेबल है, उनके साथ वो अछूता बर्ताव किया जाता, उनके साथ हाथ भी वो नहीं लगाते थे। तो इस अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने अंडर आर्टिकल 17। किसी भी किस्म की जो अनटचेबिलिटी है, किसी भी शक्ल में अगर अनटचेबिलिटी किसी ने इख्तियार की है किसी भी सोसाइटी में, तो उसको एक जुर्म माना जाएगा, उस जुर्म को उसे सजा दिया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद लॉ। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल 18। उसमें लिखा है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। जो टाइटल्स पुराने वक्त में दिया जाते हैं, किसी को बोला जाता था नवाब, या किसी को बोला जाता था राय साहब, या किसी को बोला जाता था राज बहादुर, या कोई भी नाम उसे बताया जाता कोई भी नाम उसे जोड़ा जाता था जिसकी वजह से उसे एक टाइटल मिल जाता था। उन टाइटल्स को आर्टिकल 18 ने क्या एबॉलिश किया है। आर्टिकल 18 में क्या लिखा है, आर्टिकल 18 बताता है कि आर्टिकल 18 एबॉलिश टाइटल्स एंड मेक्स 4 प्रोविजंस इन दैट रिगार्ड। पहले टाइटल्स को एबॉलिश करता है, उसके बाद 4 प्रोविजंस देता है। इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट ए मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन ऑन एनी बॉडी वेदर ए सिटीजन और ए फॉरेनर। कोई भी सिटीजन हो, कोई भी फॉरेनर हो, उसको कोई भी टाइटल नहीं दिया जा सकता है स्टेट के द्वारा, कोई भी नाम नहीं दिया जा सकता, एक्सेप्ट, उसमें भी एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन है। एक मिलिट्री में, अगर कोई मिलिट्री में है, उसने एक एक्सेप्शनल काम किया है, उसको एक गैलेंट्री अवार्ड मिला है, चाहे परमवीर चक्र मिला है, चाहे अशोक चक्र मिला है, चाहे कोई भी चक्र अवार्ड मिला है, उसको हम कह सकते हैं, उसको हम उसका टाइटल दे सकते हैं। या एकेडमिक अवार्ड दे सकते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, किसी ने PhD कर रखी है, उसको हम डॉक्टर कह सकते हैं, तो ये एक्सेप्शन है, उसको हम ये टाइटल दे सकते हैं, उसको हम डॉक्टर कह सकते हैं, उसको हम इंजीनियर कह सकते हैं, या मिलिट्री में उसके हम अशोक चक्र के नाम से कह सकते हैं, या जो कोई भी उसको जो सिविल अवार्ड दिए जाते हैं उसको हम उस नाम से वो टाइटल दे सकते हैं। उसके बगैर जो भी कोई टाइटल दिया जाता है, राजा दिया जाता है, नवाब बहादुर, या कोई भी राज बहादुर, जो पहले एंशिएंट सोसाइटी में टाइटल दिए जाते हैं, उनको एबॉलिश किया है आर्टिकल 18। उसके बाद दूसरा प्रोविजन क्या बोलता है, इट प्रोहिबिट्स ए सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन सिटी। जो कोई भी सिटीजन है, जो कोई भी सिटीजन, जिस किसी बंदे के पास सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है, उसको प्रोहिबिट किया है आर्टिकल 18 ने
अगर उसको कोई भी दूसरा मुल्क जो फॉरेन मुल्क या फॉरेन स्टेट है उसने उनको टाइटल दिया है, वो उस टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी वजह से जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 18 के अंडर वो वायलेट होता है। जो आर्टिकल 18 क्या बताता है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। उसके बाद तीसरा प्रोविजन बताता है कि अगर कोई भी फॉरेनर यहाँ पे है, वो उसने यहाँ पे कोई ऑफिस रखा है, वो यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, उसकी वजह से वो यहाँ पे पैसे कमाता है, उसकी वजह से वो यहाँ पे प्रॉफिट कमाता है, अगर उसको अपने मुल्क या किसी और फॉरेनर मुल्क ने कोई टाइटल दिया है, उस टाइटल को वो तब तक नहीं ले सकता है जब तक उसे कंसेंट ना मिल जाए, उसे अप्रूवल न मिल जाए किसी प्रेसिडेंट से। और उसके बाद अगर कोई भी सिटीजन, कोई भी फॉरेनर है जो यहाँ पे एक बिजनेस एस्टेब्लिश किया है, उसे प्रॉफिट कमाता है और ट्रस्ट चलाता है यहाँ पे, उसकी वजह किसके अंडर, किसी स्टेट के अंडर, वो कोई भी टाइटल, वो कोई भी प्रेजेंट, कोई भी गिफ्ट, कोई भी एमरोलमेंट या कोई भी ऑफिस, कोई भी टाइटल नहीं ले सकता है फॉरेन कंट्री से या फॉरेन स्टेट से विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बगैर वो कोई भी टाइटल, कोई भी एमरोलमेंट, कोई भी प्रेजेंट नहीं ले सकता है। विदाउट द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बगैर कोई भी टाइटल नहीं ले सकता है। इन शॉर्ट जो आर्टिकल 18 है वो क्या एबॉलिश करता है, वो टाइटल्स एबॉलिश करता है, मतलब कि हम किसी को स्पेशल प्रिविलेजेस न दे, किसी को किसी अच्छे नाम से न किसी को मतलब कोई बड़ा नाम न दे, सब इक्वली बराबर है, सिर्फ एक्सेप्शंस है मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन में। आई होप कि मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाया हूँ जो फंडामेंटल राइट्स आज हमने पढ़े हैं, और उसके बाद जो फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, उसके बाद आर्टिकल 12 से जो 18 तक हमने आज आर्टिकल पढ़े। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझा पाया हूँ और मैं आपके साथ जस्टिस कर पाया हूँ। तो अगले वीडियोस में हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम, और उसके बाद जो आने वाले वीडियो लेक्चर्स होंगे उनमें सारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट भी करें, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।